हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से जो हम लेक्चर्स स्टार्ट करने वाले हैं वो रहने वाले हैं हमारे एमएससी सेकंड सेमेस्टर पे। ओके, तो एमएससी सेकंड सेमेस्टर का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आज का फर्स्ट लेक्चर जो हमारी यूनिट जिसे हमने कवर करना है आज के लेक्चर पे, वो रहने वाली है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है, आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक आज के लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे, तो पहले तो ऑब्वियस सी बात है हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। देन इसके बाद जो हम पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर पर, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ओके, अब देखो ना, पहले एक और चीज मैं यहाँ बता दूं आपको कि आज से जो भी मैं लेक्चर्स आपको शेयर करूंगी उस पर मैं आपको डायरेक्टली ये भी बताऊंगी कि आपसे क्वेश्चन किस टाइप का अराइज किया जाता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूं तो इस पर हमेशा शॉर्ट नोट ही पूछा जाता है जनरली। ओके, और शॉर्ट नोट कितने मार्क्स का आता है वो आपको पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कितने मार्क्स का शॉर्ट नोट देती है। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे मैं यहाँ पर आपको सारा मटेरियल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, एग्जांपल्स क्या है, वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, और ये कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन है, ये कहाँ कहाँ यूज हो रही है। ओके, तो सारा मटेरियल मैं आपको शेयर कराऊंगी, आप सारा मटेरियल ही कवर करते हुए चलेगा क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि देखिए अगर अभी तक आपने मुझे अपना मतलब अपना सिलेबस शेयर नहीं किया हुआ है तो आप मुझे शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपको पता है मैं जो ये लेक्चर्स प्रिपेयर कराती हूँ, मैं आपको जो लेक्चर्स प्रोवाइड कराती हूँ वो किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं कराती, मैं सारी यूनिवर्सिटी को कवर करती हूँ। मतलब एक्चुअल में होता ये है कि मेरे पास अलग अलग सिलेबस आता है, मैं उन सारे सिलेबस में यूनिट वाइज अपने लेक्चर्स बनाती हूँ ताकि जो ये यूनिट वाइज मैं लेक्चर्स बना रही हूँ वो सबके लिए यूजफुल हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो जरूरी नहीं है एक ही यूनिवर्सिटी में होगी, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में क्या हो गया, मे बी ये अगर आपकी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में तो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो ऐसे भी लेक्चर्स बनाती हूँ ताकि ये सबके लिए यूजफुल हो। ओके, तो अगर आपने अपने लेक्चर मतलब अपना सिलेबस मुझे शेयर नहीं किया हुआ है तो आप मुझे शेयर कर दीजिए अगर आपको मेरे मेरे थ्रू लेक्चर्स चाहिए तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। तो फर्स्टली हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या। ठीक है, तो देखो ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, देखो जो ये टर्म है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये अपने बारे में खुद बताता है। कैसे, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो टर्म से बना हुआ है जैसे आप देख रहे हैं, एक हो गया आपका इलेक्ट्रो, एक हो गया केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रो मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है, करंट की बात कर रहा है। ओके, और केमिस्ट्री मतलब आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर हम किसकी बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कि किससे डील करती है, किसको रिलेट करती है, इलेक्ट्रो को, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट को किससे रिलेट करती है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन से कैसे रिलेट करती है मैं आपको बताती हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रो मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी या फिर आप बोल सकते हैं करंट। ओके, ये हो गया आपका इलेक्ट्रो। ओके, और केमिस्ट्री मतलब मैंने आपको बोला केमिस्ट्री मतलब हो गया केमिकल रिएक्शन। तो होता क्या है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, इसके अंदर आपको बस यही चीजें पढ़नी है कि कैसे आप करंट के थ्रू केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं। मतलब कभी कभार आप ऐसा देखेंगे कि आपने करंट अप्लाई किया और करंट की वजह से आपको केमिकल रिएक्शन होती हुई दिख रही है, और कभी कभार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा इस ब्रांच के अंदर कि आपने केमिकल रिएक्शन कराई और केमिकल रिएक्शन की वजह से करंट का जनरेशन हुआ। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कि इन सारे कॉन्सेप्ट को, इन सारे पॉइंट्स को कवर करती है, जो इन चीजों से डील करता है कि कैसे करंट से आप इलेक्ट्रिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करा सकते हो, या फिर आप कैसे केमिकल रिएक्शन करा के इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट करा सकते हो। तो इनसे डील करने वाली केमिस्ट्री की ब्रांच को ही आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इतनी चीज क्लियर है, तो बस आपने इतनी चीजें माइंड पर रखनी है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपने यही दोनों चीजों से बार बार डील करना पड़ेगा। ओके, अब देखो ये समझे, तो देखिए डेफिनेशन में मैंने आपको यही लिखा हुआ है। अब अगर आप डेफिनेशन वगैरह सब प्रॉपर्ली पढ़ते हुए चलेंगे तो आपके माइंड पर लगेंगी चीजें कि हाँ आप पढ़ क्या रहे। ओके, तो देखो डेफिनेशन में ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एक मिनट, ये बोल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो किससे डील करती है, दैट डील विद द रिलेशन ऑफ, किसके रिलेशन, इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट मैंने आपको बोला। अब देखो ना इलेक्ट्रिकल करंट को आपको जनरली यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट की प्लेस पर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का टर्म सुनने को मिलेगा। क्यों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुई, ऑब्वियस सी बात है ऐसी एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू जनरेट हो रही, मतलब जब आपका करंट फ्लो करता है
उस समय जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसे आप बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर मैं दूसरी एनर्जी बोलूं, दूसरी आपकी केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है? केमिकल एनर्जी मतलब जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं उस समय केमिकल रिएक्शन की वजह से जनरेट हुई हुई एनर्जी को आप क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। तो आपको क्या है, ये इलेक्ट्रिकल करंट, जैसे मैंने बोला यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट और केमिकल रिएक्शन के बीच में रिलेशन बोला ना, इनके प्लेस पर आपको बार बार क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रिकल करंट के बदले इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शन के बजाय केमिकल एनर्जी। तो ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो कि किससे डील करती है? इलेक्ट्रिकल करंट और केमिकल रिएक्शन, या फिर आप बोलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से डील करती है, इनको आपस में रिलेट कराती है। ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? इस टाइप की ब्रांच को आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, इतनी चीज क्लियर है। और यहाँ पर जैसे मैंने बोला इन दोनों को आपस में डील कराती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि कैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू केमिकल रिएक्शन हो रही है, कैसे केमिकल रिएक्शन के थ्रू करंट जनरेट हो रहा है। यहाँ पे जो ये रिएक्शन हो रही है वो एक टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे, वैसे आप समझ रहे होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन आपको पता है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जब भी किसी भी रिएक्शन, मतलब कोई भी आप बोल सकते हैं कोई भी सेटअप के अंदर आपको साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन देखने को मिलती है, तो उसे कंबाइंडली आप बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो ये कन्वर्जन हो रहा है ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो ये तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपने करना क्या है। इतनी चीज क्लियर आई ना। अब देखो, अब ये पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने, मतलब पर्टिकुलर जो टॉपिक हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको एक्सप्लेन कराने से पहले मैं आपको जस्ट बेसिक डेफिनेशन एक्सप्लेन कराती हूँ जो आपने अंदर पढ़नी है, जो आपको ये टर्म बार बार यूज होंगे, पहले आप उसको रिवाइज लो। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है ऑक्सीडेशन मतलब क्या? कॉमन सा टर्म है ऑक्सीडेशन मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपने कोई रिएक्शन देखी और रिएक्शन के टाइम पे जनरली आपको ऑक्सीडेशन में यही देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब अभी आप जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो इसके रिस्पेक्ट में। देखो ना, ऑक्सीडेशन आप इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी समझते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टर्म पे भी समझते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म पे भी समझते हैं, हाइड्रोजन के टर्म पे भी समझते हैं। तो इन सारे टर्म्स के लिए अलग अलग डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन की। ओके, बट हम लोग, आपने बस इसको ध्यान पे रखना। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप जस्ट इसको ध्यान पे रखो। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाएंगे। तो जब भी किसी रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने क्या रिएक्शन तो कराई, बट रिएक्शन कराते समय आपने इलेक्ट्रॉन का लूज कराया, इलेक्ट्रॉन आपके एलिमिनेट हुए, निकले बाहर। तो आप क्या बोलेंगे? ये रिएक्शन क्या है? आपकी एक टाइप की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट किया, बाहर निकले, तो ये रिएक्शन आपकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर आई। इसी का उल्टा, इसी के कॉन्ट्रास्ट में दूसरी रिएक्शन होती है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे थे, तो आपने क्या देखा कि यहां से जब आप बाहर गए, मतलब रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट बनाया, तो आपकी इलेक्ट्रॉन का एलिमिनेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ओके, लेकिन रिडक्शन में क्या होता है? इसी का उल्टा होता है, यानी कि आर के साथ इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होगा जब आपका प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि यहां से जब आप रिएक्शन देख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? कंजप्शन हुआ। इलेक्ट्रॉन क्या हुए? कंज्यूम हुए। किसके थ्रू? रिएक्टेंट के थ्रू। और फाइनली आपका प्रोडक्ट बना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा? गेन हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा होगा। तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। इतनी चीज क्लियर आई। अगला, आयंस। आपको पता है आयंस क्या होता है? आयंस क्या हो गया? कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम जिनके ऊपर चार्ज हो, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, ऐसे स्पीसीज को आप क्या बोलते हैं? ये होते हैं आपके आयंस। ओके, अगला टर्म इलेक्ट्रोड। देखो यहाँ बार बार आपको इलेक्ट्रोड टर्म का यूज आएगा। तो इलेक्ट्रोड मतलब क्या हुआ? देखो इलेक्ट्रोड मतलब क्या होता है ना, आपको सिंपली बोलो, इलेक्ट्रोड मतलब होता है एक मेटल की प्लेट। ओके, मेटल की सरफेस। इलेक्ट्रोड जनरली हमेशा क्या होता है? मेटल्स के थ्रू बनता है। तो मेटल की एक शीट बोल सकते हैं, ये एक मेटल की शीट है, तो इसको मैं इलेक्ट्रोड बोलूंगी। मेटल की शीट जिसके ऊपर, मतलब इसको इलेक्ट्रोड क्यों बोल रही हूँ? इलेक्ट्रोड का मेन रीजन होता है कि अगर हमारी मेटल की शीट के ऊपर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होता है तो उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड एक ऐसी सरफेस है, किसकी सरफेस है वो जानना जरूरी है, मेटल की सरफेस है, जिसके ऊपर रिएक्शन प्रोसीड करती है। जैसे मैंने बोला कि ये जो आप करा रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप जितनी भी प्रोसीजर कराते हैं, मतलब जितना भी आप प्रोसेस कराते हैं, जितनी भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो किसकी वजह से होता है? रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से होता है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से होते हैं। ओके, तो अब ये रिएक्शन हो रही है तो ये कहीं ना कहीं तो होंगी, हवा में तो होंगी नहीं ना। इनको एक रिएक्शन करने के लिए आपको एक सरफेस चाहिए। तो वो सरफेस जिसके ऊपर आपकी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन भी, सॉरी, रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन।
तो ये जो रिएक्शन कराने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, एक सरफेस चाहिए होती है जिसके ऊपर आपकी रिएक्शन होती है। उस सरफेस को आप बोलते हैं, जनरली ये मेटल की सरफेस होती है, उससे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ओके, अगला होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होते हैं आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड होते हैं जिन्हें आप एक्वस मीडियम में डालते हैं या फिर आप मोल्टेन स्टेट में डालते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। जैसे आपको पता है NaCl। NaCl क्या होता है? आपका एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आप इसे सॉलिड स्टेट में देखेंगे तो इसमें आयंस नहीं होते हैं, लेकिन जैसे आप इसे एक्वस मीडियम में डालेंगे ये अपने आयंस में ब्रेक कर जाता है। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये बेसिक डेफिनेशन आपने अपने माइंड पर रखनी है कि ये होते क्या क्या, क्योंकि इनका ही यूज हमने आगे को कर रहा है। इतनी चीज क्लियर आई? अब हम बढ़ते हैं हमारे पर्टिकुलर टॉपिक पे जिससे आज के लेक्चर पे हमने डिस्कस करना है, वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होती है, इनके टाइप्स क्या है, एप्लीकेशन क्या है एंड इनका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें, साथ ही साथ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस वगैरह भी हम आज के लेक्चर पे कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज सोचने वाली है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती है, पहले मैं आपको सिंपल ऐसे समराइज कर देती हूँ चीजों को। देखो होता क्या है ना, एक होती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे मैं ईसी बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, अब क्या होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर मैं पहले डेफिनेशन नहीं बता के आपको बोलूं, टाइप बोलूं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती है, दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? जैसे मैंने यहाँ लिखा है, पहली होती है आपकी वोल्टेनिक सेल जिसे मैं आपको बोल रही हूँ वीई मतलब वोल्टेनिक सेल। ओके, वीसी कर देती हूँ, वोल्टेनिक सेल। ठीक है, तो वीसी मतलब वोल्टेनिक सेल। दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसे मैं अगेन ईसी बोल रही हूँ, ईसी मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, अब होता क्या है ना, तो देखो मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जो आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, जो आपका ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती है, एक टाइप का सेटअप होता है। सेल आपको पता है ना सेल क्या होता है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, आपने जूनियर क्लासेस पे तो पढ़ा है ना सेल मतलब क्या होता है। आपको एक सेटअप दिया जाता है। सेटअप कैसे? आपको क्या है, ये सिर्फ दो बीकर दिए जाएंगे, बीकर में आप इसी यहाँ पर जो इस बीकर में जो आप सॉल्यूशन रखेंगे, इसी सॉल्यूशन का मेटल की आप यहाँ पर रॉड लगाएंगे जिसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोड। यहाँ पर आप इसे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे, बीच में आप सर्किट लगा देंगे, ये बनता है आपका सेटअप। और इसी सेटअप को बोला जाता है सेल। आपने जूनियर क्लासेस पे पढ़ा है, तो इसी सेल की बात यहाँ पर को की जा रही है, जिसे आप दूसरे टर्म में डिवाइस भी बोलते हैं। ओके, तो होता क्या है, ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये एक टाइप की ऐसी डिवाइस है जिसका यूज कहाँ होता है, ये क्या करता है ना, इसका यूज ये है कि ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम इसी चीज से तो डील करते हैं ना, कि कैसे आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और कैसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला जो टॉपिक आपने ये इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसका फंक्शन यही होता है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब एनर्जी जनरेट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये डिवाइस क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और इसी के साथ साथ ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करती है। इतनी चीज समझ में आई? तो ये तो होता है इलेक्ट्रिकल, इसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, ये डिवाइस को आप क्या टर्म देते हैं कि ये है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, अब मैंने क्या बोला, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप है, एक है आपका वोल्टेनिक सेल, एक होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये वोल्टेनिक सेल का क्या काम है, वोल्टेनिक सेल का ना इन दोनों में से एक स्पेसिफिक काम है, ये सिर्फ एक काम करेगी, ये दोनों काम नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप है ना, तो ये वाला जो टाइप है ये एक फंक्शन करेगी, ये वाला जो टाइप है ये एक फंक्शन करेगी। कैसे? जो आपका वोल्टेनिक सेल होता है ना, ये सिर्फ क्या करती है, ये सिर्फ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है, ये कभी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगी। समझ में आया? तो इसका एक स्पेसिफिक वर्क होता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सिमिलरली जो आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, कभी भी ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगी। समझ में आया? तो आपका जो ये पहला टाइप है, मतलब ये जो आपका बॉस है, आप बोल सकते हैं ये बॉस है, ये दोनों फंक्शन करेगा, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करेगा ये डिवाइस, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में भी करेगा, मतलब ये दोनों काम करेगा, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में। लेकिन इसके जो ये दो प्यादे हैं कौन कौन से, आपके वोल्टेनिक सेल जिसे आप गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। ओके, दोनों टर्म इसी के लिए। ओके, तो ये जो आपका वोल्टेनिक सेल और गैल्वेनिक सेल है, इसका एक स्पेसिफिक काम है, इनके जो प्यादे हैं इनका एक ही काम है, ये क्या इसका क्या काम है, इसको सिर्फ एक काम सौंपा है कि तुम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो, तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की
कोई भी जरूरत नहीं है, ये यहाँ को ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा, ये सिर्फ आगे की ओर कन्वर्ट होगा। और जो दूसरा प्यादा है जिसे आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये भी एक टाइप की डिवाइस है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक वर्क है। ये क्या वर्क करता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है, ये कभी भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगा। समझ में आया? तो ये बस यही बेसिक चीज आपने अपने माइंड पर रखना है, यही फॉर्मेट अपने माइंड पर रखना है, आप बाकी चीजें कर लेंगे। तो इसी की डेफिनेशन क्या, आपने इसी अकॉर्डिंग बनाना है। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और सिमिलरली केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर जब कन्वर्जन हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, मैंने जैसे पहले भी बोला, यहाँ पे जो कन्वर्जन होता है वो बिकॉज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ओके, और इस रिएक्शन के टाइम पे कभी भी आपको हीट कभी भी इवॉल्व होती हुई नहीं दिखती है। ओके, ये चीज समझिए। अब क्या है, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पे आपने ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसका मतलब सेटअप वगैरह दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसके अंदर दो टाइप्स पढ़ना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। आप इनकी वर्किंग मैकेनिज्म बताएंगे, इसका सेटअप बनाएंगे, इसका एप्लीकेशन, इसका यूज वगैरह बताएंगे। इसको डिवाइस मतलब इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये इन्हीं के तो टाइप है, तो इस पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, डायरेक्टली इस पे बात करिए। इतनी चीज क्लियर आई? तो देखो अब क्या लिखा है कि जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये अगेन दो टाइप में क्लासिफाई होती है। कौन कौन सी टाइप में बताइए? पहला होती है आपकी वोल्टेनिक सेल, जिसे आप गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। दूसरी होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब मैंने आपको इनके दोनों के फंक्शंस बता दिए, दोनों का काम क्या है। इसके बाद क्या हम स्पेसिफिकली पहले वोल्टेनिक सेल पे डिस्कशन करेंगे, देन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे डिस्कशन करेंगे। तो पहले डेफिनेशन देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखी है, ये बोल रहा है कि वोल्टेनिक सेल गैल्वेनिक सेल क्या है, ये भी एक टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, बट इनका फंक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कराते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कराते हैं। कहां से? केमिकल एनर्जी से। समझ में आया? तो ये वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करती हो, ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप क्या टर्म देंगे? वोल्टेनिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। और इसी की करस्पॉन्डिंग दूसरी है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये क्या है? ये भी एक टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, बट इसका फंक्शन क्या है, ये केमिकल एनर्जी को जनरेट कराता है थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये वाली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये तो आपका हो गया बेसिक। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने थोड़े दो चार पॉइंट भी लिखे हुए हैं, आप इसको भी डिस्कस कर लो, मैं आपको ये ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। वैसे ये बोल रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे, जैसे मैंने आपको बोला, आपको दो टाइप के इलेक्ट्रोड मिलते हैं। मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड एक मेटल की एक ऐसी सरफेस है जिसके ऊपर रिएक्शन होगी, और आपको पता है यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब दो टाइप की रिएक्शन होंगी, एक होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक होगी रिडक्शन रिएक्शन। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर ये देखो, ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जब आप सेटअप बनाएंगे, इसका क्या है स्ट्रक्चर वगैरह, सेल को ड्रॉ करेंगे, तो चाहे आप इसको ड्रॉ करो चाहे आप इसको ड्रॉ करो, आपको दो टाइप के क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रोड मिलेंगे। एक को आप कैथोड बोलोगे, एक को आप एनोड बोलोगे। तो आपको पता है दो टाइप के इलेक्ट्रोड क्यों मिलेंगे, क्योंकि क्या है, एक आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन करानी है, एक रिडक्शन रिएक्शन करानी है। तो दो टाइप की रिएक्शन करा रहे हैं, तो दो टाइप की आपको रिएक्शन की सरफेस चाहिए, और दो टाइप की रिएक्शन की सरफेस जब आपको मिलती है तो उसी रिएक्शन की वजह से आप इनको टर्म देते हैं, एक है आपका कैथोड, एक है यहाँ पर एनोड। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ये चीज माइंड पर रखिएगा कि आप यहाँ पर कैथोड एनोड पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे याद मत कीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है, कैथोड एनोड जो टर्म पड़ता है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रोड में हो रही है। जनरली क्या होता है कि अगर आप अपने इलेक्ट्रोलाइट जैसे अगर आप अपने इलेक्ट्रोड, ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा कैथोड है या फिर एनोड है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसको कैथोड बोल दूं कभी भी एनोड बोल दूं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर को क्या होता है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन रिएक्शन, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोड आपको क्या बोला, जो आपके इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड क्या है, एक टाइप की सरफेस है जिसके ऊपर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। रिडॉक्स रिएक्शन दो टाइप की होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अगर आपके सरफेस पर ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर आपके सरफेस पर रिडक्शन हो रही है, इसके बेसिस पर आप अपने इलेक्ट्रोड को अपना नाम देते हैं कि वो कैथोड होगा या फिर एनोड होगा। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, तो उस केस में आप बोलेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, कैथोड है, आप उसे एनोड नहीं बोल सकते। ओके, और अगर आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रोड को क्या टर्म देंगे, एनोड बोलेंगे। इतनी चीज क्लियर है? तो आप जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड बनाते हैं, दो इलेक्ट्रोड क्यों बनाते हैं आपको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड क्या है, वो सरफेस है जिसके ऊपर रिएक्शन होनी है, और आपको पता है रिएक्शन यहाँ कौन सी होनी है,
रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। और रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की है? 2 टाइप की। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन किसको इन्वॉल्व करती है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो आपको कितनी सरफेस चाहिए? 2 सरफेस चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर को मिलेंगे। एक को आप कैथोड बोलेंगे, एक को आप एनोड बोलेंगे, बट किसके बेसिस पे? किसी को भी कैथोड किसी को भी एनोड नहीं बोलते। किसके बेसिस पे करते हैं? कि वहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, उसके सरफेस पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। अगर आपको मैं इलेक्ट्रोड दे दूं, अगर ये मैंने किसी भी मेटल का दे दिया, सपोज मैंने Zn का आपको ये मेटल दे दिया और बोला कि ये आपका इलेक्ट्रोड है, तो आप इसे क्या टर्म देंगे? कैथोड बोलेंगे, एनोड देखेंगे। आपने क्या करना है? चेक करना है कि अगर जब भी आप इस एनोड सॉरी इस इलेक्ट्रोड के थ्रू जब आप सेटअप बनाएंगे, अपनी सेल का सेटअप बनाएंगे, वहां पर ये जो आपकी सेल है ये कौन सा काम कर रही है, इसके ऊपर कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है या फिर ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर इसके ऊपर रिडक्शन होगी तब आप इसे बोलेंगे कि ये मेरा कैथोड है, और अगर इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो गई तो आप इसे बोलेंगे ये आपका एनोड है। इतनी चीज क्लियर आई? समझे? अगली चीज ये क्या बोल रहा है? देखो लास्टली बहुत सिंपल सी बात है। ये बोल रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, जो इलेक्ट्रोड है वो किससे बनता है? वेरियस मेटल से बनता है। जो आपका ये इलेक्ट्रोड होता है वो किसके बने होते हैं? ये कोई नॉन मेटल वगैरह नहीं होते, ये क्या होते हैं? आपके मेटल्स होते हैं, जो कि आपके कंडक्टिंग बिहेवियर के हो। मेटल आपका यहाँ पर को कंडक्टिंग भी नेचर का भी हो सकता है, सेमी कंडक्टिंग नेचर का भी हो सकता है। साथ ही साथ मेटल के अलावा यहाँ पर को आप ग्रेफाइट का यूज भी कर सकते हैं। और इनके अलावा कुछ कंडक्टिंग पॉलीमर्स है बट उनका कंडक्टिव नेचर है, तो कंडक्टिव पॉलीमर्स का भी यहाँ पर को जनरली यूज किया जाता है। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये था हमारा जस्ट बेसिक। ओके, अब हम लोग पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं हमारी पहली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो है आपकी वोल्टेनिक और गैल्वेनिक सेल। ओके, अब ये वोल्टेनिक और गैल्वेनिक सेल क्या होती है आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमारी पहली सेल जो हमने डिस्कस करनी है, वो है आपकी गैल्वेनिक और वोल्टेनिक, ठीक है। तो बहुत इजी है, सिंपल वे में समझना। तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर को, आपको ऐसे ही फॉर्मेट में लिखा है। ये बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, चाहे आप वो गैल्वेनिक सेल बोलो, वोल्टेनिक बोलो, या फिर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलो, तो फर्स्ट टाइम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो जिसने ऑब्जर्व की थी, उन केमिस्ट का नाम क्या है? एल गैल्वेनिक और ए एल वॉल्ट। ओके, तो ये दो केमिस्ट हैं, जो दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को फर्स्टली ऑब्जर्व किया था। ओके, और अगर हम लोग फिर क्या है, फिर आप बोलेंगे गैल्वेनिक सेल, वोल्टेनिक सेल होती क्या है? जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, ये बोल रहा है डेफिनेशन में कि ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि क्या करती है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और कैसे कन्वर्ट करती है वो भी यहाँ पर को डेफिनेशन में लिखा है, बाय ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपको पता है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? तो स्पॉन्टेनियस मतलब आपको पता है? पहले ये बताइए। स्पॉन्टेनियस मतलब कोई भी चीज जब खुद ब खुद होती है, हम नहीं कराते, खुद ब खुद होती है, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे आपकी हिमालय है, हिमालय क्या होता है? खुद ब खुद पिघलते हैं, आइस है वो मेल्ट हो रही है, तो वो रिएक्शन क्या है? वहां भी एक रिएक्शन हो रही है, बट वो रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस, हम नहीं करा रहे, वो खुद ब खुद हो रही है। तो ये चीज होती है आपकी स्पॉन्टे, मतलब ऐसी रिएक्शन जो खुद ब खुद कर रहा है, हम उनमें कुछ नहीं कर रहे, हम ना बाहर से कोई एक्सटर्नल कंडीशंस लगा रहे हैं, ना कुछ लगा रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को आप बोलते हैं कि ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ओके, अब रिडॉक्स रिएक्शन मतलब आपको बता दी, जब आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साइमल्टेनियसली अकर करती है, तो उसे हम कंबाइंडली बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो ये बोल रहा है कि जो आपकी ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप गैल्विन सेल बोलते हैं या फिर वोल्टेनिक सेल बोलते हैं, जो कि क्या करती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराती है। कैसे कराती है? बाय ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से कराती, वो भी ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जो खुद ब खुद हो रही है, हम नहीं करा रहे, ऐसे हो रही है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है केमिकल रिएक्शन हम जो कि कराएंगे, केमिकल रिएक्शन तो खुद ब खुद होगी, तो क्योंकि हमने क्या करना है कि इस रिएक्शन में, इस टाइप की सेल में क्या करते हैं हम? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराते हैं, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, और केमिकल रिएक्शन करवा के आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखने को मिलती है। तो बताइए केमिकल रिएक्शन हम खुद कराएंगे क्या? नहीं कराएंगे, केमिकल रिएक्शन तो खुद ब खुद होगी, रिएक्शन तो खुद ब खुद होगी। तो ये जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस हो रही है, कि आपकी केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद होगी, मतलब सेटअप आप लगाएंगे, रिएक्शन आप नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेटअप भी खुद ब खुद लग रहा है, सेटअप आप लगाएंगे बट रिएक्शन वहां खुद ब खुद होगी। और रिएक्शन कैसी होगी? एक टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन होगी, साइमल्टेनियसली होगी, और रिएक्शन की वजह से आपको आखिर में क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि आपको इलेक्ट्रिकल करंट देखने को मिलेगा। तो ऐसी सेल को आप क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक और वोल्टेनिक सेल। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इस सेल में आपको क्या करना है? बस सेटअप लगाना है। सेटअप लगाने के आप वहां पर को क्या, खुद ब खुद आप रिएक्शन ऑब्जर्व करेंगे, मतलब साइमल्टेनियसली रिएक्शन ऑब्जर्व करेंगे। और कैसी रिएक्शन?
रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन भी वहां देखेंगे, रिडक्शन भी वहां देखेंगे, जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिलेगा कि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई और केमिकल रिएक्शन की वजह से आपको क्या देखने को मिला, इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिला। तो हमने यही चीज तो डिस्कस की थी। तो ऐसी सेल्स को ही आप क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे कि कैसे आपका ये सेल दिखता है, उसके बाद वर्किंग मैकेनिज्म, सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशन वगैरह सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहली बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे। ओके, तो कंस्ट्रक्शन पे देखो ये क्या बोल रहा है कि ये कैसे कंस्ट्रक्ट होती है। अगर आपने इसको कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको दो हाफ सेल चाहिए। अब आप बोलेंगे दो हाफ सेल क्या होती है, दो हाफ सेल मतलब क्या होती है, अभी मैं आपको बताऊंगी। वैसे डेफिनेशन मैंने यहाँ दिखी है, मैं आपको हाफ सेल ऐसे समझाऊं। देखो ये है आपका, अगर मैं सेटअप दिखाऊं तो ये सेटअप है, आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस पे तो पढ़ चुके हैं ना। ये सेटअप पे क्या होता है, देखो आपने क्या करना होता है, अभी मैं आपको थ्योरी से नहीं बताती, आपको क्या करना होता है जब भी आप गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं, वोल्टेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं, तो यहाँ आपको दो सेपरेट बीकर लेने होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो एक सिंगल बीकर से भी हमारा काम बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, दो सेपरेट बीकर लेते हैं। इन दोनों सेपरेट बीकर में सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे मैंने इस सॉल्यूशन में, इस बीकर में कौन सा सॉल्यूशन लिया, ZnSO4 का, और यहाँ पर मैंने कॉपर सल्फेट यानी कि COSO4 का सॉल्यूशन लिया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन का जो मेटल है, जैसे ZnSO4 में Zn, CuSO4 में Cu, तो इनके मेटल की रॉड यहाँ पर डाल देते हैं। और आपको पता है रॉड किसकी तरह एक्ट करती है, इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करती है। तो आपने यहाँ पर Zn की रॉड डाल दी, यहाँ वाले पे आपने Cu की रॉड डाल दी। ओके, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे आपस में थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। आपने यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर लगाया, यहाँ से एक कंडक्टिंग वायर लगा और इनको कनेक्ट कर दिया एक सर्किट से, एक बैटरी से। ओके, तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब होता क्या, अभी मैंने आपको जैसे बोला कि ये जो आपका जो इनका सेटअप है वो कैसे बना होता है, दो हाफ सेल। दो हाफ सेल मतलब क्या बोल रहा है, देखो जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पर आपको रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलेगी। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला, एक इलेक्ट्रोड पे तो क्या होगा, सपोज मैं बोलूं इसमें मैं क्या क्या हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं सपोज बोल रही हूँ कि मे बी आपकी इस वाली इलेक्ट्रोड पे क्या हो, ऑक्सीडेशन हो, मे बी इस वाली में क्या हो, रिडक्शन हो। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होने वाले की, इसमें क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर इसकी सरफेस में एक रिएक्शन हो रही है, सिमिलरली इसकी सरफेस पे भी एक रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर जो, अगर मैं एक सिंगल रिएक्शन की बात करूं, इस सिंगल रिएक्शन के सेटअप की बात करूं, तो इसे बोलते हैं हाफ सेल। मतलब यहाँ पर कोई जो रिएक्शन हो रही होगी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में, एक सिंगल इलेक्ट्रोड में जो रिएक्शन हो रही होगी, इसे आप बोलते हैं हाफ सेल। और इसमें जो रिएक्शन होगी ये भी आपकी हाफ सेल है। तो टोटल आपकी दो हाफ सेल हुई। ओके, तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अभी जब आपको रिएक्शन दिख करके दिखाऊंगी ना, अभी मैं आपको डायरेक्टली रिएक्शन नहीं दिखा सकती, जब मैं रिएक्शन करके दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। इतनी चीज क्लियर है। तो ये क्या बोल रहा है, अभी इतना बस माइंड पर रखिए कि आपने क्या करना है, दो हाफ सेल लेनी है। ओके, दो हाफ सेल से बनेगा, साथ ही साथ एक सॉल्व ब्रिज। ओके, अभी मैंने यहाँ पर सॉल्व ब्रिज नहीं डाला और आपको बताया भी नहीं है कि सॉल्व ब्रिज होता क्या है। तो पहले मैं आपको जैसे इसका वर्किंग मैकेनिज्म समझाऊंगी, फिर एक प्रॉब्लम अराइज होती है जिसकी वजह से हमने सॉल्व ब्रिज को ऐड करना होता है, वरना सॉल्व ब्रिज ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी जस्ट इतना सुनिए कि आपने क्या करा है। ये जब आपका थ्योरी मटेरियल है, जब आपको पता होगा ना आप कर क्या रहे हैं, तो आपको लिखने में आसानी होगी। तो यहाँ पर लिखने के लिए बोला, अभी तो मैंने आपको बताया नहीं है तो आप कैसे समझेंगे, कोई बात नहीं। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि जो आपका गैल्वेनिक सेल है वो दो हाफ सेल से बनी है, साथ ही साथ एक सॉल्व ब्रिज वहां पर को है। ठीक है, अब ये बोल रहा है ईच हाफ सेल फर्दर कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक इलेक्ट्रोड। आपका जो हाफ सेल है वो वहां कहाँ जनरेट हो रहा है, जहां आपके पास मेटेलिक इलेक्ट्रोड है। और आपको पता है इलेक्ट्रोड तो मेटल से बने, कंडक्टिंग मेटल से तो बन रखे हैं। तो आपके इलेक्ट्रोड भी कितने हैं, दो हैं, जो कि किस में डिप्ड है, इलेक्ट्रोलाइट। जो ये सॉल्यूशन है इसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपकी इलेक्ट्रोड किस में डिप्ड है, ये आपके इलेक्ट्रोलाइटिक के सॉल्यूशन में, ये आपकी इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में ये दोनों डिप्ड है, कौन, आपके दोनों मेटल इलेक्ट्रोड। इतनी चीज क्लियर आई। अब क्या बोल रहा है, देखो अब ये बोल रहा है दीज टू हाफ सेल आर कनेक्ट बाई। अब आपने क्या किया, इन दोनों हाफ सेल को, ये दो हाफ सेल कहाँ है, जो आपकी सरफेस है जहां आपकी रिएक्शन हो रही है, इसे आपने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करके एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया। वही चीज यहाँ पर को बोल रहा है, वोल्टमीटर के साथ आपने अटैच करा दिया। और यहाँ पर को गया, और आपने वही चीज है कि बीच में आपने देखो, अभी कभी कभार आपको सॉल्व ब्रिज की नीड भी नहीं होती, ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉल्व ब्रिज आप अप्लाई करें। ठीक है, तो ये तो जैसे इसका कंस्ट्रक्शन है, जैसे मैंने आपको बोला वही चीज यहाँ पर को थ्योरी के फॉर्म में लिखा है। ओके, और यहाँ पर जो हमने पार्ट्स इन्वॉल्व किए, कि यहाँ जो हमने सेटअप बनाया, वो सेटअप बनाते टाइम हमको कौन कौन से पार्ट की जरूरत हुई, वो चीज भी यहाँ पर को लिखी हुई है। जैसे बोल रहा है कि आपको एनोड चाहिए, तो मैंने आपको क्या बोला, एनोड क्या है, एनोड एक टाइप का इलेक्ट्रोड है,
बट हम उसे एनोड कब बोलेंगे, जब उसके ऊपर कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि एनोड आप उस इलेक्ट्रोड को बोलोगे जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन है। ऐसा तो नहीं कि किसी को भी आपने एनोड बोल दिया, किसी को भी कैथोड बोल दिया, नहीं, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर आप ऑक्सीडेशन देखेंगे उसे आप टर्म देंगे एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर आप रिडक्शन देखेंगे उसे आप बोलेंगे कैथोड। ओके, अगला सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज मैं आपको आगे बताऊंगी, ये जस्ट पॉइंट लिखे हैं आपके नोट्स पर्पस के लिए, ठीक है, आप एग्जाम पे ऐसा लिखेंगे क्योंकि आपको उस समय नॉलेज होगी इस चीज की। ओके, अगला हाफ सेल मैंने आपको डिस्कस कराया, एक्सटर्नल सर्किट आप यहाँ पे बता देंगे, एक होता है आपका लॉट। ओके, अब ये सारी चीजें तो आप लिख लीजिएगा, ये पार्ट में मैंने इन्वॉल्व किया। अब मैं आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे लेके चलती हूँ कि यहाँ हुआ क्या, तब आपको ऊपर की चीजें समझ में आएंगी। ओके, अब देखो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर होता क्या है मैं आपको ऐसे बताती हूँ, देखो ठीक है, देखो होता क्या है ना, देखो हुआ ये कि जैसे मैंने आपको बोला कि आपको बस दो इलेक्ट्रोड लेने हैं, मेटल के इलेक्ट्रोड ली, जैसे आपने Zn के लिए और Cu के लिए। ओके, अब इन दो इलेक्ट्रोड को क्या है, आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करना है, और जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, मतलब जैसा आपने ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, तो यहाँ जो मेटल है Zn, उसी की आप रॉड लीजिए। ओके, तो आपने इसे डिप किया जैसे मैंने बोला, साथ में कंडक्टिंग वायर से अटैच कर दिया। ओके, अब हुआ क्या ना, आपको यहाँ पर कोई एक चीज ऑब्जर्व होगी, जब भी आप ऐसा सेटअप लगाएंगे क्या ऑब्जर्व होगा, देखो आपके जो ये दो केमिस्ट थे ना, इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया ना कि यहाँ पर ये वाले बीकर पे, यहाँ पर बीकर के अंदर और इस बीकर के अंदर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब खुद ब खुद एक रिएक्शन उन्होंने देखने को मिली, उनको एक रिएक्शन ऑब्जर्व हुई जो वो खुद नहीं करा रहे थे, वहां पर खुद ब खुद हो रही थी। क्या हो रही थी, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि यहाँ पे जो आपने जिंक रॉड दिया हुआ है, जिंक इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, जिसको आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ZnSO4 के अंदर डिप किया है, तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि ये जो Zn रोड है ना, ये Zn रॉड क्या है, टूट रहा है। टूट कैसे रहा है, इन्होंने बोला कि ये जो Zn रोड है ना, ये Zn रॉड में आपका जो ये Zn है, ये Zn2 पॉजिटिव आयन के फॉर्म में क्या है, बाहर निकल रहा है। यानी कि ये जो Zn है, जो कि ये Zn, ये आपकी रॉड है, ये Zn की रॉड है, ये Zn की जो रॉड है, ये कैसे स्प्लिट कर रही है, जैसे सॉल्यूशन में डिप कर रही है, Zn2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। मतलब आपका जो ये Zn थे यहाँ पर को, ये टूट जा रहे थे आपके, जैसे आप इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाल रहे थे, किसके फॉर्म में, Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में, 2 पॉजिटिव आयन के फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपका Zn2 पॉजिटिव आयन के फॉर्म में टूटेगा, तो ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करेगा। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि Zn2 पॉजिटिव तो यहाँ आ गया, बट इलेक्ट्रॉन आपकी क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रोड में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या, अब एक Zn तो निकलेगा नहीं, ऐसे नंबर ऑफ Zn आए, ऐसे नंबर ऑफ क्या है, Zn2 पॉजिटिव आयन यहाँ पर को मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में देखे गए, और इनकी वजह से जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो आपके क्या है, इलेक्ट्रोड में एज इट इज प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से इन्होंने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव चार्ज हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर को एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इलेक्ट्रोड को क्या टर्म आ गया, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। ओके, अब देखो यहाँ पर को कौन सी रिएक्शन हो रही है, क्योंकि हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, मतलब ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। तो बताइए क्या यहाँ पर को ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है। तो देखो हमने क्या देखा कि जब भी क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में आयन में टूट रहा है, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड तो नहीं हो रही। जब भी आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की लॉस करने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, इसे आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर को क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो इसको हम ऐसे कुछ लिखना चाहिए हमें, एक मिनट रुकिएगा, आप इसको ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। आप लिखिएगा कि आपके Zn रॉड जो था, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो सॉलिड फॉर्म में था, ये कैसे ब्रेक कर गया था, Zn2 पॉजिटिव आयन में, उसके साथ दो इलेक्ट्रॉन को इसने एलिमिनेट किया। और आपको पता है ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का एलिमिनेशन हो रहा हो, इसे आप बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऐसा इलेक्ट्रोड जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराता है, उससे आप क्या बोलते हैं, एनोड। तो ये वाला जो टर्म बना, इसे आप क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो आपका इलेक्ट्रोड है, ये आपका क्या बन गया, एनोड बन गया। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये आपका एनोड है, जिसे आप नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। क्यों बना, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इतनी चीज क्लियर आई, यहाँ पर को समझ में आए। और ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, आप इसे नहीं करा रही, ये रिएक्शन खुद ब खुद हो रही है। इतनी चीज क्लियर आई। अब होता क्या है, तो अगर मैं इसे यहाँ से इरेज करके दिखाऊं, तो देखो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अब ये कंडक्टिंग वायर में आए, तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐसे मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से जा रहा है, क्योंकि यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ की ओर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और
ये वाले इलेक्ट्रोड पे पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ को फ्लो कर रहे हैं, ये वाली इलेक्ट्रोड की ओर जाने लगे। ओके, अब क्या हुआ, देखो ये वाली इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं, तो पहले आप खुद ही सोचो, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से। अभी पहले इसको समझाते हैं। देखो जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन आने लगेगा, मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर इसे इरेज करूंगी तो बहुत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर को आना चाह रहा है। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखने को मिली केमिस्ट को। वो क्या, इन्होंने बोला कि ये जो आपका कॉपर सल्फेट है CuSO4, इसमें जो Cu है ना, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cu2 पॉजिटिव, यानी कि जो ये Cu है ये Cu2 पॉजिटिव आयन में एग्जिस्ट करता है। तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो Cu2 पॉजिटिव आयन है, ये तो अपनी पॉजिटिव स्पीसीज है, ये अपने आप को रिड्यूस कराना चाहता है, ये बहुत अच्छे से, मतलब बहुत जल्दी अपने आप को रिड्यूस कराना चाहता है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, बाहर से जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से, ये इन दो इलेक्ट्रॉन को अप्लाई, मतलब इन दो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cu के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, आपके इस सॉल्यूशन में, CuSO4 सॉल्यूशन में, जो आपके Cu2 पॉजिटिव आयन है, ये कहाँ की ओर अप्रोच कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड की ओर। क्यों, क्योंकि आपको पता है बाहर से आपकी क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ये तो बहुत जल्दी अपने आप को रिड्यूस कराना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज में है। तो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये इन दो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ऑब्जर्व करके अपना लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मल Cu में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर को आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो Cu2 पॉजिटिव आयन आपके जो सॉल्यूशन में थे, ये आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिट होने लगे। यहाँ तो आपकी जिंक रॉड टूट रही है, जैसे आपकी जिंक रॉड टूट रही है तो क्या हो रहा है, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव आयन में, और आपके सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा Zn2 पॉजिटिव आयन हो जा रहा है। लेकिन यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपके सॉल्यूशन में जो Cu2 पॉजिटिव आयन थे, ये किसके ऊपर डिपोजिट हो रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रोड के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर जैसे यहाँ आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो आपका जो ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, अपने आप को रिड्यूस करने की वजह से इस इलेक्ट्रोड के ऊपर अप्रोच कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड से अप्रोच कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम ये टर्म देते हैं कि ये अगर हमारी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर कोई ये पॉजिटिव आयन की अप्रोच करने की वजह से इस स्पीसीज को, इस रॉड को हम क्या टर्म दे देते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है। और आपको पता है यहाँ पर को कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये भी स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। और आपको पता है स्पॉन्टेनियस कौन सी रिएक्शन आपको यहाँ देखने को मिल रही है, अगर आप देखेंगे कि यहाँ सॉल्यूशन में जो आपके Cu2 पॉजिटिव आयन थे, वो आपके रॉड से अप्रोच कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन से अप्रोच कर रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करके अपने आप को Cu बनाना चाह रहा है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, आप क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। आप अपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा रहे हैं, तो और आपने देखा कि जैसे आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा रहे हैं, आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम किया, इलेक्ट्रॉन आपने कंज्यूम किए, तभी तो ये Cu के फॉर्म में एग्जिस्ट किया। तो यहाँ पर को जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन है। और आपको पता है ऐसा इलेक्ट्रोड जो रिडक्शन रिएक्शन को शो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो ये वाला जो टर्मिनल है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, वो पॉजिटिवली तो चार्ज होगा, साथ ही साथ इसे हम क्या बोलेंगे, कैथोड। तो ये बन गया हमारा कैथोड, ये बन गया हमारा एनोड, और ये बन गया कैथोड। ये नेगेटिवली चार्ज, ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। तो आपको यहाँ पर फाइनली क्या देखने को मिला, ये आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो कि एक टाइप की गैल्वेनिक वोल्टेनिक सेल है, आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर को क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई। कौन सी, रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे, ये वाली रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है, खुद हुई, आपने तो नहीं कराई, यहाँ पे भी रिएक्शन खुद हुई। आपने यहाँ पर को देखा कि आपके जो रिएक्शन मतलब Zn है, ये Zn ने क्या किया, ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन करने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर ट्रांसफर हुए, और अगर आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर ट्रांसफर होंगे, तो यहाँ पर को क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन क्यों हुआ, मैंने बता दिया, आपके सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयन थे, वो अपने आप को रिड्यूस कराना चाह रहे थे Cu के फॉर्म में, तो यहाँ पर को रिडक्शन हो गई। ये दोनों रिएक्शन, यानी कि ये पूरी जो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन है, ये साइमल्टेनियस मतलब स्पॉन्टेनियस हुई, आपने नहीं करा, ये खुद ब खुद हुई, ठीक है। तो इसलिए आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर को आपने क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखी, आपने यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन देखी, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर को क्या देखने को मिला, इस रिएक्शन की वजह से आपको यहाँ पर को क्या देखने को मिला, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ देखने को मिला, जैसे आपने देखा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ को और मूव कर रहे हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से तो करंट जनरेट होता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट कहाँ को जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट। तो आपका इलेक्ट्रिक करंट कहाँ को जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ इस डायरेक्शन में। तो आपने खुद ब खुद देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हुआ, आपने जो सेटअप लगाया, सेटअप लगाने के बाद आपने देखा कि यहाँ खुद ब खुद आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही, खुद ब खुद यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही। पहले आपका ऑक्सीडेशन हुआ,
ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन गए और यहाँ पर रिडक्शन हुआ, आपने खुद नहीं करा और यहाँ पर कोई ये रिएक्शन होने की वजह से, ये रिडॉक्स रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन हुआ। तो यही चीज तो बोला था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल क्या थी, ऐसी सेल, ऐसी डिवाइस जो कि क्या करती थी, केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी मतलब ये केमिकल रिएक्शन की वजह से जो जनरेट हुई एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक करंट से जनरेट की गई एनर्जी को, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऐसी सेल, ऐसी डिवाइस जो कि केमिकल रिएक्शन को करा के क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को जनरेट कर रहा है। जैसे आपने देख लिया यहाँ पर रिएक्शन खुद ब खुद हुई और आपकी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया। तो यही डिवाइस तो होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक, सॉरी, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेनिक सेल। इतनी चीज समझ में आए, बस यही सेटअप आपने यहाँ पर को दिखाना है। ये दोनों इसी को देखो, और ये जो बनी है इसे हाफ सेल बोलते हैं, ठीक है। ये हाफ सेल है, ये दूसरी हाफ सेल है। जैसे मैंने आपको बोला आपकी दो हाफ सेल से बनी है, दो हाफ सेल मतलब ये होती है आपकी हाफ सेल, इसे आप हाफ सेल बोलते हैं, इसे हाफ सेल मतलब जहां आपकी एक रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी हो सकती है। दूसरे सेटअप में आपने क्या करा है, ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, रिडक्शन भी हो सकती है, यहाँ पर रिडक्शन हुई तो इसे बोलते हैं हाफ सेल, ये बोलते हैं दूसरी हाफ सेल। तो दो हाफ सेल यहाँ पर को आपने देखने को मिली। इतनी चीज क्लियर आई। अब क्या है, अब हमने यहाँ पर को सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट भी ऐड किया। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, देखो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ना, अभी हमने ये सारी चीजें तो की, अब यहाँ पर को एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आ जाती है, देखिए प्रॉब्लम ये आ जाती है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर आपके क्या है, आपने क्या है, आपके जो जेरन रॉड है ये बार बार टूट रहा है और बार बार अपने आप को ऑक्सीडाइज करा रहा है और यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव आयन बना दे रहा है। ओके, अब क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आ गया कि यहाँ पर को बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है, Zn2 पॉजिटिव आयन है। और अगर यहाँ पर कोई Zn2 पॉजिटिव आयन है मतलब इस सॉल्यूशन में क्या है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ज्यादा क्या है, पॉजिटिविटी है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। ओके, और अब आप बताइए अगर यहाँ पर को बहुत ज्यादा पॉजिटिव आयन हो जाएंगे और आपकी रॉड में जो आपकी इलेक्ट्रोड है यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव आयन हो जाएंगे, तो क्या होगा, क्या ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव आयन को बाहर जाने देंगे, इस सिस्टम से, इस इलेक्ट्रोड से बाहर जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव आयन हैं और ये पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों ये क्या करेंगे, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। आपके इलेक्ट्रॉन क्या है, अब बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ऑब्जर्व कर लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाएंगे। तो देखो एक प्रॉब्लम भी तो जनरेट होगी। प्रॉब्लम क्या जनरेट होगी कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे ही नहीं तो यहाँ पर को रिडक्शन कैसे होगा, और यहाँ पर अगर ये रिएक्शन नहीं होंगी तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे होगा। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ये गैल्वेनिक सेल में क्या है, एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि एक्सेस ऑफ पॉजिटिविटी की वजह से आपकी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं कर पा रहे, और अगर इलेक्ट्रॉन ही मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो करंट जनरेट कैसे होगा। ओके, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक दूसरी डिवाइस का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ओके, अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो देखो पहले मैं आपको सॉल्ट ब्रिज पे लेके चलती हूँ। मैंने थोड़ा सा, देखो सॉल्ट ब्रिज पे बहुत सारे पॉइंट है बट आपको कुछ बहुत सारे पॉइंट नहीं लिखने, क्योंकि आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपसे क्या डायरेक्टली शॉर्ट नोट पूछा जाएगा। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग लिखा है। अगर मैं 10 पेज का सॉल्ट ब्रिज ही पढ़ा दूंगी तो बहुत टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर को लिखा हुआ है। तो देखो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, अगर मैं सिंपली बोलूँ तो ये बोल रहा है ना, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ग्लास की ट्यूब होती है जो कि यू शेप की होती है, ठीक है, ऐसे यू शेप की, उल्टे यू के शेप की क्या होती है, ग्लास की ट्यूब होती है, ठीक है। और इस ग्लास की ट्यूब में क्या होता है, ऐसे यहाँ पर को क्या कॉटन जैसा होता है। अब क्या होता है, इस ग्लास की ट्यूब के अंदर क्या है, आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या हुए, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो आपके यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड वगैरह है मतलब रिएक्शन कंडीशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है उनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को आप यहाँ पर यूज करते हैं। जनरली आप इसे KCl K2SO4 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या है, जैसे KCl ले लिया तो KCl आपका एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपने यहाँ पर इस यू ट्यूब, ग्लास की यू ट्यूब के अंदर आपने KCl को पुट करना है। इसके साथ आपने एक सॉल्यूशन लेना होता है जिसे आप बोलते हैं अगर अगर सॉल्यूशन, या फिर जेलेटिन का कोई सॉल्यूशन आप यहाँ पर को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो गया। मतलब आप इसे सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि एक ग्लास की ट्यूब है आपकी यू शेप की, जिसके अंदर आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जैसे आप एक KCl का एग्जांपल दे सकते हो। और इनको किस में डालना होता है, पहले आपको यहाँ पर एक सॉल्यूशन भी फिल करना होता है जिसे आप बोलते हैं अगर अगर
वाटर सॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हैं जेलेटिन का सॉल्यूशन आपने यहाँ पर को लेना होता है। ओके, अब क्या होता है ये सॉल्ट ब्रिज का आप यूज क्यों कर रहे हैं? ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, ये कर रखा है जिसका काम हम आगे यूज करने वाले हैं, जो है आपका इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ अ हाफ सेल। ये क्या करता है, आपके हाफ सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। और आपको पता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो हो रही थी यहाँ पर को हमारा इलेक्ट्रिक करंट ही तो नहीं जा रहा था, आपका न्यूट्रल हो जा रहा था। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाएंगे तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे होगा? तो इसको भी बैलेंस करने का काम आपका कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज करता है। या फिर आप बोल सकते हैं इट अलाउ द सर्किट टू अलाउिंग ए इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में हेल्प करता है। अब आपकी कैसे हेल्प कराएगा, और अगर ये हेल्प कराता है तो मतलब क्या हुआ कि अगर सॉल्ट ब्रिज डाल के हमारा इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा जनरेट हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो फर्दर वर्क करने लग जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है सॉल्ट ब्रिज का काम, तो आप यहाँ पर देखिए आपने क्या करना होता है, देखो मैं किससे बनाऊं सॉल्ट ब्रिज, इससे बना लेता है, यहाँ से इस फालतू चीजों को इरेज कर देते हैं। देखिए देखो क्या करते हैं आप, देखो क्या करेंगे ना, यहाँ आपने एक सॉल्ट ब्रिज डाला, ठीक है, आप डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, मैंने तो बहुत गंदा बना दिया। तो देखो आप क्या करेंगे, यहाँ आप डालेंगे एक सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, तो आपने ऐसे यहाँ पर कोई सॉल्ट ब्रिज ऐड किया, ठीक है, ऐसे डिप किया इसके अंदर, ये हुआ आपका सॉल्ट ब्रिज। ओके, अब इस सॉल्ट ब्रिज में हमने क्या बोला था, हमने क्या डालना है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे आपका हो गया KCl, जो कि ये इलेक्ट्रोड से क्या है रिएक्ट ना करे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपने सॉल्यूशन डालना है, आप अगर अगर का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, जेलेटिन का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। अब होता क्या है ना, जो आपकी ये KCl है ना, ये KCl क्या करते हैं आपको पता है, ये KCl किसमें ब्रेक करेगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये क्या करेगा ना, K प्लस और Cl नेगेटिव, यहाँ पर जो ये Cl नेगेटिव वाला पोर्शन है वो यहाँ की ओर जाएगा, यानी कि ये Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा, इस सॉल्यूशन में जाएगा। और अगर ये Cl नेगेटिव इस सॉल्यूशन में जाएगा तो आपको पता है यहाँ तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, और अगर आप इसमें नेगेटिविटी डालेंगे तो यहाँ पर को पॉजिटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। और हमारे प्रॉब्लम तो यही आ रहा था ना, हमने बोला अगर यहाँ बहुत सारी पॉजिटिविटी आ गई इस सॉल्यूशन में तो ये इलेक्ट्रॉन से अप्रोच करना चाहेंगी, इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देंगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगी, और अगर इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे होगा? तो इसका सॉल्यूशन हो जाता है हमारा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इसमें जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है इसका नेगेटिव पोर्शन को यहाँ डालता है, अगर नेगेटिव पोर्शन यहाँ जाएगा तो ये जो Zn2 पॉजिटिव आयन है ये किसकी ओर अप्रोच करेंगे, इस नेगेटिव आयन की ओर अप्रोच करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन थोड़े फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इनसे अप्रोच कम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ एक दूसरा आयन भी है, एक दूसरा नेगेटिव आयन भी है, तो ये इससे अप्रोच करेंगे, कुछ इससे बट कुछ इससे। तो यहाँ पर को थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री होंगे, और उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या अगेन अपना वर्क करेंगे, ये इस कंडक्टिंग वायर से पास होके यहाँ चले जाएंगे। और यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो आपने क्या किया, यहाँ वाला तो ठीक कर दिया, यहाँ का सेटअप तो सुधार दिया जिसके से इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो कर रहे। अब क्या है, देखो यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन आने लगे, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चीज अप्रोच करने लगी, ये तो ठीक है, ओके, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने लगे, इलेक्ट्रॉन आने लगे, ठीक हो गया। लेकिन देखो यहाँ के सॉल्यूशन में भी तो कुछ चेंज आया, क्या आया कि जितना टाइम आपने यहाँ दिया उतना टाइम यहाँ भी दिया आपने, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपके पास क्या था, CuSO4 का सॉल्यूशन था। ओके, अब CuSO4 का सॉल्यूशन था तो मैंने आपको क्या बोला कि Cu एज अ Cu2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे जो Cu है वो Cu2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अगर Cu2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो मैंने क्या बोला था कि ये जो है ये आपका अप्रोच कराता है इस इलेक्ट्रोड की ओर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर को अगर सारे Cu पॉजिटिव आयन यहाँ की ओर अप्रोच करने लग जाएंगे तो ये सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर को क्या है, CuSO4 का सॉल्यूशन है जिसमें Cu2 पॉजिटिव आयन तो यहाँ की ओर अप्रोच कर रहे हैं, तो रिमेनिंग जो सॉल्यूशन में आयन बचेंगे वो क्या बनेंगे, SO4 2 नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर को क्या होता है, नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है वैसे यहाँ नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर यहाँ पर को एक्सेस अमाउंट में SO4 2 नेगेटिव है, एक्सेस अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आयन है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने देंगे, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देंगे। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग किसको बोलेंगे कि K पॉजिटिव आयन को बुलाएंगे, बोलेंगे कि K पॉजिटिव आयन तुम यहाँ आओ। जैसे ही K पॉजिटिव आयन यहाँ आएगा तो यहाँ पर जो नेगेटिव आयंस है ये किससे अप्रोच करेंगे, इस K पॉजिटिव आयन से अप्रोच करेंगे, और हमारी कंडीशन यहाँ पर जो रिएक्शन कंडीशन है वो बैलेंस हो जाएगी, और सेम पहले का जैसा प्रोसीजर यहाँ पर को चलने लगेगा। यानी कि जैसे यहाँ पर चीजें एक्सेस में हो रही है उनको बैलेंस करने के लिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज कर रहे हैं, वरना इसका कोई ज्यादा
ऐसा यूज नहीं है, मतलब आपकी अगर कंडीशन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा एक्सेस में आपके आयंस होने लग जाएंगे, तब आपको इसकी अप्रोच है, इसकी यूज है, वरना अदरवाइज इसका यूज नहीं है। वरना आप क्या बिना सॉल्ट ब्रिज के भी यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन के थ्रू, केमिकल एनर्जी के थ्रू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सॉरी केमिकल, हाँ केमिकल रिएक्शन के थ्रू, केमिकल एनर्जी के थ्रू हम केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हैं, केमिकल एनर्जी को जनरेट करा सकते हैं। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये था आपका सिंपल सा फॉर्मेट। ओके, अब आप समझ में आ रहा है अब ये हाफ सेल वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट था। तो ठीक है, अब हमने इतनी चीज देख ली, गैल्वेनिक सेल क्या है, आपने इसकी डेफिनेशन वगैरह प्रॉपर्ली बोलनी है, इसका कंस्ट्रक्शन बताना है, जो जो चीजें हमने की है। तो कंस्ट्रक्शन में पहले आप इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखा देना, पार्ट दिखा देना, कौन कौन से पार्ट हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। उसके बाद आप इसका वर्किंग मैकेनिज्म बताएंगे। सॉल्ट ब्रिज आप ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा ऐड कर लीजिएगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वर्किंग मैकेनिज्म ऐड कीजिएगा, जो मैंने आपको बताया उसी का थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने यहाँ पर को लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपके थ्योरी मटेरियल के लिए हो जाएगा। अब हम लास्टली बात कर लेते हैं इसके वोल्टेनिक सेल की यूज क्या है, इनके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। ओके, अब तो देखो वोल्टेनिक सेल का क्या यूज है। तो पहला यूज ये बोल रहा है, द वोल्टेनिक सेल आर यूज टू गेट अ इलेक्ट्रिकल पावर। वोल्टेनिक सेल से आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर आपको मिलती है। सबसे बड़ी बात होगी, जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल हो गया आपका टॉर्च का। आपको पता है आप जैसे टॉर्च को ऑन करते हैं तो आपको क्या मिलती है, पावर मिलती है, आपको पावर देखने को मिलती है। वो कैसी किसकी वजह से मिल रहा है, क्योंकि आपकी जो उसमें जो बैटरी है वो आपकी एक टाइप की वोल्टेनिक सेल है, वो क्या कर रही है, अंदर एक केमिकल रिएक्शन करा रही है, और केमिकल रिएक्शन की वजह से आपको क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब आपको इलेक्ट्रिकल पावर देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा यूज तो आपका वोल्टेनिक सेल का यही है कि वोल्टेनिक सेल का यूज करके आपको इलेक्ट्रिकल पावर देखने को मिलती है, जैसे आप टॉर्च वगैरह में देखते हैं। ओके, अगला क्या बोल रहा है, दे आर यूज टू मेक अ चार्जेबल बैटरीज में बनाने में भी इसका यूज होता है, जो कि हमारे लैपटॉप्स और सेलफोन्स में प्रेजेंट है, आप उसे बार बार चार्ज करते हैं। दूसरा ये बोल रहा है सोलर सेल को भी आप, सोलर सेल वगैरह जो होते हैं इनमें भी आपको गैल्वेनिक सेल का ही यूज करना होता है, क्योंकि ये सारे भी क्या होता है, रिचार्जेबल होता है, बार बार आप इसे रिचार्ज करते हैं। ओके, अगला क्या बोल रहा है, और चार्जेबल और भी बैटरीज होती है, चार्जेबल इलेक्ट्रिकल बैटरीज होती है, जैसे हमारे व्हीकल्स वगैरह, साइकिल, बाइक वगैरह, कार वगैरह में भी हम लोग क्या जो बैटरीज यूज करते हैं वो भी क्या है, वोल्टेनिक सेल से ही बनी होती है। ठीक है, क्योंकि एक टाइप की क्या होती है, चार्जेबल बैटरी है। तो ये सारे फील्ड में आपकी क्या है, वोल्टेनिक सेल का यूज होता है, बस आप सिंपली बता दीजिएगा। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, फायदा क्या हो रहा है वोल्टेनिक सेल का यूज करके। ये बोल रहे हैं दे आर इजी टू मेक एंड इजिली अवेलेबल। ये क्या है, बहुत आसानी से तो हमारी बन ही जाती है, साथ ही साथ बहुत आसानी से अवेलेबल भी रहती है। ओके, अगला द लास्ट दे लास्ट फॉर द लॉन्ग पीरियड एंड ऑफ टाइम एंड मोस्ट ऑफ द देम आर द चार्जेबल। ये क्या, एक तो बहुत लंबे समय तक हमारी चलती है, साथ ही साथ अगर ये खत्म भी हो जाती है तो हम इसे दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, दोबारा चार्ज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये रिचार्जेबल नेचर के, इसलिए ये हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहती है, जिसका एक एडवांटेज हो जाता है। ओके, अगला अब हम बात करें अगर डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेज तो सब नहीं होते हैं, तो इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज रहेंगे। तो डिसएडवांटेज क्या रहेंगे, तो ये बोल रहा है सम ऑफ द गैल्वेनिक सेल आर वेरी हैवी। ये क्या होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, आसानी से मिल जा रहे हैं, आसानी से बन जा रहे हैं, अब बहुत मतलब रिचार्जेबल नेचर के होते हैं, लेकिन क्या होता है, बहुत हैवी होते हैं। तो आजकल तो हैवी चीजें बिल्कुल भी नहीं चल रही, तो यहाँ पर को क्या है, इसका हैवी नेचर होने की वजह से क्या होता है, ये इसका डिसएडवांटेज बन जाता है। अगला दे आर एक्सपेंसिव। ये थोड़ा क्या है, खर्चीली भी रहती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, एक्सपेंसिव होने की वजह से भी हम इसे थोड़ा स्किप करते हैं। साथ ही साथ सम ऑफ देम शो रस्टिंग द स्पॉइलिंग वेरी इजली। ये क्या है, बहुत आसानी से इसमें क्या हो जाता है, रस्ट बन जाता है, बहुत आसानी से ये थोड़ा क्या है, स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज कंसीडर करते हैं, तो ये इसके डिसएडवांटेज रह सकते हैं। तो साथ ही साथ आप इसका यूज बताओ, कहाँ कहाँ ये यूज हो रहे हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो समझ में आया, इतना पोर्शन हमारा ये वोल्टेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का था। होप आपको ये पोर्शन वाला समझ में आया होगा। ओके, अब हमारा दूसरी सेल बन गई, जो बच गई हमारी कौन सी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, इसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, इसके बारे में भी ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब इसका सेटअप क्या है, फिर द लास्ट में यूज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, तो आपने डेफिनेशन तो देख ली, अब यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होती है। ठीक है, अब देखो सेकंड टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। तो सेकंड टाइप की जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, ये आपकी ज्यादा इजी है कंपेयर टू गैल्वेनिक सेल। ओके, कैसे इजी है मैं आपको जस्ट यहाँ पर दिखाती हूँ। देखो, पहले तो आपने इसमें भी क्या डेफिनेशन लिखनी है, और आपको डेफिनेशन में पहले ही बता चुकी हूँ क्या होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी एक टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं और इनका यूज आप कब करते हैं, जब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना होता है, केमिकल एनर्जी में। यानी कि जब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है और आप उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी के फॉर्मेशन में, तो इस टाइप की सेल्स को आप क्या बोलते हैं, ये भी एक टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, बट इस सेल को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे आपका गैल्वेनिक सेल थी, जो वोल्टेनिक सेल थी, उसी का उल्टा, ठीक है। वहां आप क्या करते थे, आपको केमिकल एनर्जी दी जाती थी, आप वहां केमिकल रिएक्शन कराते थे और वो केमिकल रिएक्शन से जनरेट की गई एनर्जी को आप बोलते थे केमिकल एनर्जी, और उस केमिकल एनर्जी की वजह से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कराते थे, करंट को जनरेट कराते थे। ऐसा आप कब करते थे, जब आप गैल्वेनिक सेल की बात करते थे। लेकिन आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, इसी का उल्टा करते हैं, आपको केमिकल एनर्जी नहीं दी जाती, आपको क्या दी जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आप उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कराते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई, ओके। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टाइप की सेल का वो ये है कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है ना, कन्वर्जन के टाइम पर हम रिएक्शन कराते थे, कौन सी रिएक्शन, हमने बोला यहाँ पर आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स मतलब एक इलेक्ट्रोड पे आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी इलेक्ट्रोड पे आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा। कंबाइंडली हम बात करें तो यहाँ जो रिएक्शन होगी इसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। अब देखो ना, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, जब हम लोग क्या है गैल्वेनिक सेल की बात की थी, वो क्या थी, एक टाइप की स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन थी। मैंने बोला कि यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, हमने क्या बोला था, यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन हो रही थी ना, ये आपकी स्पॉन्टेनियस थी, आप तो नहीं करा रहे थे ना। यहाँ पर रिएक्शन आपका Zn खुद ब खुद टूट रहा था और ऑक्सीडाइज हो रहा था, और यहाँ पर आपका Cu2 पॉजिटिव आयन खुद ब खुद रिड्यूस हो रहा था, आप तो नहीं करा रहे थे। तो इसलिए हमने बोला यहाँ पर जो आपकी रिडक्शन हो रहा था, ये आपका क्या था, रिडक्शन बोलो या ऑक्सीडेशन बोलो या फिर कंबाइंडली बोल दो, रिडॉक्स रिएक्शन जो हो रही थी वो स्पॉन्टेनियस हो रही थी, खुद ब खुद हो रही थी। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो खुद ब खुद नहीं होती। यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसे हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि खुद ब खुद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराते हैं। अब देखो, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद ब खुद जनरेट हो सकती है, नहीं हो सकती। केमिकल एनर्जी तो हो सकती है। कैसे, केमिकल एनर्जी कब जनरेट होती है, जब केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन तो खुद ब खुद होती है। तो खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन होने की वजह से खुद ब खुद केमिकल एनर्जी भी जनरेट हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो खुद ब खुद जनरेट नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या खुद ब खुद तो नहीं घूमने लगते ना, हम कुछ कंडीशंस तो बनाएंगे। तो वही चीज है कि यहाँ पे जो आपकी, यहाँ पे भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लेकिन यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन होगी वो रिडॉक्स होगी, बट ये रिडॉक्स रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि आप यहाँ पर को खुद करवाएंगे अपनी रिएक्शन, ठीक है, खुद ब खुद नहीं होगी। समझ में आ रहा, ये हो गया आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो, ये तो आपका जस्ट बेसिक डेफिनेशन और पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसा है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए पहले मैं आपको यहाँ दिखा दूं, जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ वही चीज आपने यहाँ पर को बनानी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर को क्या बोल रखा है, ये सेटअप आपको क्या बता रहा है, ठीक है। ये सेटअप आपको बोल रहा है, सबसे पहले आपने क्या है, ग्लास ट्यूब लेनी है, ये आपने एक ग्लास का बीकर ले रखा है, ठीक है। और इस बीकर में क्या भर रखा है आपने, इस बीकर के अंदर आपने भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ओके। अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो फर्स्टली मैंने आपको, जब आपका ये लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने, वहां पे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो उसी इलेक्ट्रोलाइट का जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे उसे आप बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, दोबारा रिवीजन ले लेते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड होता है ना जो एक्वस मीडियम में आने पर या फिर मोल्टन स्टेट पे आने पर अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं NaCl, आपको पता है NaCl एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। कैसे इलेक्ट्रोलाइट अच्छा है, क्योंकि देखो अगर आप NaCl को सॉलिड फॉर्म में देखेंगे तो ये आपको क्या है, एज अ क्रिस्टल के फॉर्म में आपको मिलेगा, ओके। लेकिन अगर आप इसी NaCl को क्या है, एक्वस मीडियम में ले आएंगे तो आप देखेंगे कि ये NaCl क्या है, अब क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये क्या करता है, अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। तो ऐसे ही कंपाउंड जो आपका सॉलिड फॉर्म में तो एज अ क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनके बीच में कोई भी आयंस नहीं होते, कोई भी आयनिक इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन आप जैसे ही उसे मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस स्टेट में ले लेते हैं तो वो अपने आयंस में ब्रेक कर जाते हैं, जैसे आपका NaCl
Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन पे ब्रेक करता है। तो हमने भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया और किसका लिया, NaCl का ही लिया। तो हमने देखा है कि जैसे NaCl को हमने एक्वस मीडियम में डाला तो ये अपने आयंस में ब्रेक कर दिया। और आपको पता है अब ये आयंस क्या है, लाइन से तो खड़े नहीं होंगे ना कि चलो Na तुम खड़े हो जाओ फिर तुम्हारे पीछे मैं Cl खड़ा हो जाऊंगा, फिर मेरे पीछे Na खड़ा होगा, फिर हम Cl को खड़ा करेंगे, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर क्या होता है, ये जो आयंस होता है वो रैंडम मोशन में होता है, कहीं भी घूम रहे फिर रहे होते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये तो ग्लास की बात होगी कि ग्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखा जो अपने आयंस को रैंडम मोशन में बिखेर रखे। इतनी चीज क्लियर आई। अब क्या करते हैं आप इसके बाद, यहाँ पर को ना दो इलेक्ट्रोड ऐड करते हैं। और आपको पता है दो इलेक्ट्रोड ऐड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर को जो रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से आप ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी पे या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन तो दो टाइप की होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों को इन्वॉल्व करती है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन को करवाने के लिए जो सरफेस हमें चाहिए उस सरफेस को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोड भी कितने चाहिए, दो चाहिए, यानी कि हमें दो सरफेस चाहिए जिसके ऊपर हम अपनी रिएक्शन करा सकते हैं। तो दो इलेक्ट्रोड हमने यहाँ लिए हुए हैं। और इस केस में जो आप इलेक्ट्रोड लेते हैं वो एक टाइप की इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, यानी कि ये रिएक्शन कंडीशन में रिएक्ट ना करे। जैसे मैं कोई दूसरे जैसे Zn का ले ली थी तो मे बी यहाँ पर को वो रिएक्ट कर जाता। तो हमने क्या लेना है, ऐसे इलेक्ट्रोड लेने हैं जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रिएक्ट ना कर पाए। जैसे हमने ऊपर लिए थे ना, हमने Zn और Cu का लिया था और हमने देखा ये Zn Cu क्या कर रहे थे, ये जैसे हम इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाल रहे थे ये रिएक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये क्या है आपके इनर्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमने यहाँ पर क्या लेना है, इनर्ट इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन कंडीशन में आके या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या करे, रिएक्ट ना करे। तो रिएक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर को कुछ भी ऐसा रिएक्शन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या ले लिया, प्लेटिनम को ले लिया, क्योंकि प्लेटिनम क्या है, एक टाइप का इनर्ट इलेक्ट्रोड के फॉर्म में जाना जाता है, ठीक है। कोई दूसरे भी ले सकते हैं आप, इनर्ट होना चाहिए बस, वो मैटर करता है, ठीक है। तो आपने दो पीटी के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा दिए, ओके। अब क्या है, आपने इन दो पीटी को क्या किया, अब अगेन क्या कर दिया, इनको एक कंडक्टिंग मतलब एक क्या है कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया और यहाँ पर बैटरी अटैच कर दी। बस इतना आपने सेटअप यहाँ पर बनाना है। यही सेटअप को यहाँ पर को एक्सप्लेन किया है इसके कंस्ट्रक्शन में कि आपने ये स्टेप यहाँ पर को फॉलो किए। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये तो बात हो गई सेटअप की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके अंदर रिएक्शन कैसे हो रही है, कैसे आप यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। आपने यही चीज अपने माइंड पर रखनी कि आपने यहाँ काम क्या करना है, आपने यहाँ पर को ये चेक करना है कि कैसे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इतनी चीज क्लियर आई। कैसे हो रही है, तो देखो यहाँ पर आपने क्या किया, जैसे आपने ये सेटअप बनाया, यहाँ पर आपकी रिएक्शन क्या है, आपकी स्पॉन्टेनियस नहीं हो रही, नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही। आप क्या यहाँ पर को खुद करा रहे हैं, कैसे, आपने क्या कर दी, यहाँ पर को सर्किट से करंट अप्लाई करा दिया, करंट अप्लाई करा दी, यानी कि आपने यहाँ खुद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराई। क्योंकि आपने आपको पढ़ा है ना, यही तो बोला मैंने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद से तो नहीं आ रही, आप क्या करा रहे हैं, डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपने क्या किया, इसीलिए ये रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो आपने क्या किया, बाहर से जो बैटरी लगाई है इसका स्विच ऑन कर दी, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने की वजह से क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने की वजह से आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पीटी इलेक्ट्रोड के पास आके इस इलेक्ट्रोड को टोटली नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से ऐसे मूव करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर को एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पीटी रॉड क्या हो जाएगा, टोटली नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा, ठीक है। ये पीटी रॉड क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज का हो गया। और मैंने आपको एक और चीज बताया था कि ये नेगेटिव पॉजिटिव के बेसिस पे आप एनोड कैथोड को मत बोलिएगा। एनोड कैथोड किस पे डिपेंड करता है कि वहां पर रिएक्शन कैसी हो रही है, समझ में आ रहा। अगर एनोड में क्या, अगर आपकी रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होगी तो आप उसे तब आप बोलेंगे कि वहां पर एनोड है, समझ में आ रहा। उस इलेक्ट्रोड को तब आप बोलेंगे एनोड है, ना कि पॉजिटिव नेगेटिव को साइन को देख के, ओके। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि नेगेटिव टर्मिनल से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के पास की, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोड टोटली नेगेटिव बन गई। तो इसे मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोला, अभी ना कैथोड बोला है ना एनोड बोला है, बस मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोला है, ओके। सिमिलरली क्या हुआ, अगर आप दूसरे टर्मिनल को देखेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि यहाँ पर को क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, कहां से, इसके एडजेसेंट में जो पीटी की रॉड लगी है, इस पीटी की रॉड से बोलेगा कि ये मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है भाई, तुम मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दो। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जैसे देगा तो ऑब्वियस सी बात है इस पीटी मेटल के ऊपर से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। और अगर यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन चलेगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में डेफिशिएंसी आ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर को क्या होगी, ये पीटी रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो मैंने बोला कि ये पीटी रॉड के ऊपर हमने क्या चार्ज लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ओके।
अब क्या हुआ ना, अगर यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक करंट हमने प्रोवाइड कराया तो इस रॉड में हमने क्या दे दिया, टर्म दे दिया कि ये जो रॉड बन गई वो नेगेटिव चार्ज बन गई, ये रॉड बन गई हमारी पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये रॉड के क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर होने की वजह से ये आयन जो पहले रैंडम मोशन में थे अब वो रैंडम मोशन में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये आयंस भी तो अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स रॉड, जो आपने ये इलेक्ट्रोड लगाया इनकी ओर अट्रैक्ट होंगे। कैसे? यहाँ पे जो आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयंस है ये किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। ये सब की सब कहाँ अट्रैक्ट होंगे, यहाँ की ओर। ओके, और जो आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो किसकी ओर, सॉरी पॉजिटिव आयन है वो किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। तो देखो यहाँ पर अब आयंस का क्या होगा, रैंडम मोशन में आना बंद हो जाएगा। अब आपके इलेक्ट्रॉन्स के मतलब सॉरी जो आपके जो आयंस है वो अब आपके रैंडम मोशन में नहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे, अब ये क्या हो जाएंगे अपनी फिक्स पोजिशन में। जैसे आपके जो नेगेटिव आयंस है कौन कौन से, जैसे Cl नेगेटिव आयन है, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पर कोई डिपॉजिट हो जाएगा, ऐसा आप सोच सकते हैं। ओके, और सिमिलरली जो आपके पॉजिटिव आयन है वो आपके नेगेटिव टर्मिनल की ओर डिपॉजिट आ जाएंगे। कुछ ऐसे यहाँ पर कोई ये डिपॉजिट हो सकते हैं। अब आप चाहें तो आप इसका अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर इरेज कर सकती थी तो मैंने इनको साथ में ही आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। कुछ ऐसी कंडीशन आपको फर्स्टली ऑब्जर्व होगी। ओके, अब क्या होगा, देखो अब ये होगा, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है पहला केस आपका ऐसा अराइज होगा कि फर्स्ट केस में आप दिखाएंगे कि आपके पास एक मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट था, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट था, आपने उसे मोल्टन स्टेट में लिया जैसे हमारा NaCl। तो जैसे आपने इसे मोल्टन स्टेट में लिया तो ये ऑब्वियस सी बात है डिसोशिएट होगा अपने आयंस पे। तो ये किस पे डिसोशिएट हो गया, एक पॉजिटिव आयन कैटायन और एक नेगेटिव आयन एनायन में डिसोशिएट हो गया। ओके, तो ये तो पहला स्टेप है सबसे बेसिक। ओके, अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में ये क्या बोल रहा है, सेकंड केस में आपने क्या देखना है, अपने एनोड को देखना है। एनोड को देखना है मतलब जहां पर को ऑक्सीजन, मैंने क्या बोला, एनोड आप जानेंगे पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं, कहां से जानेंगे, कहां पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर आपका रिडक्शन हो रहा है। अभी मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अभी हम ये बात बोलते हैं जैसे हमारा नेगेटिव टर्मिनल की बात कर, सॉरी ऐसा नहीं बोलती हूँ, एट एनोड नहीं बोलती हूँ, ठीक है, हम बोलते हैं एट पॉजिटिव टर्मिनल क्या हो रहा है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, एट पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव आपका जो इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में हमको क्या देखने को मिल रहा, तो हमने क्या देखा कि ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में क्या है, Cl नेगेटिव आयन अप्रोच कर रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव है, आयंस आपके नेगेटिव है। ओके, अब यहाँ पर होगा क्या, देखो यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व हुआ वो कंडीशन यहाँ पर दिखाया गया है कि ये देखो, ये जो आपके Cl नेगेटिव आयन है ये क्या करेंगे, आपके Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज कब लगता है, जब आपके आयंस के पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि हो था क्या ना, ये Na और Cl जब क्रिस्टल फॉर्म में थे तो इनके बीच में क्या है, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड टाइप का था कि यहाँ पर ये दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बैठे हुए थे। लेकिन जैसे आप इन्हें एक्वस मीडियम में लेके आए तो इनके बीच में क्या हुई, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुई। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या करती है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ये कहती है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जाओ। तो देखो Na और Cl में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl। तो ये Na के इलेक्ट्रॉन और अपने इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ लेते हुए चलते हैं और अपने आप को नेगेटिव बना देता है। और Na पॉजिटिव में Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों लगता है, क्योंकि Na का इलेक्ट्रॉन भी Cl ले जाता है जिसकी वजह से इसके ऊपर लगता है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर Cl नेगेटिवली चार्ज है, इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो Cl नेगेटिव है, Cl है, इसके पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, और जहां पर ये अप्रोच कर रहा है इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब ये क्या करेगा, यहाँ जो आपका नेगेटिव आयन है ये क्या बोलेगा कि चलो मेरे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, तुम्हारे पास डेफिशिएंसी है तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन को तुमको दे दूंगा। यानी कि यहाँ पर कुछ जो रिएक्शन होगी उसे आप कुछ ऐसे लिखेंगे कि आपने क्या किया, एक Cl का आयन नहीं लिया, आपने दो Cl के आयन लिए और ये दो Cl के आयन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को किसे दे दिया, अपने इलेक्ट्रोड को दे दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे दिया। तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को देगा तो इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कितने, एक Cl में कितने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, एक नेगेटिव चार्ज था, तो दो Cl में कितने होंगे, दो होंगे। तो आपने क्या है, दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाले और आपका जो Cl है वो किसके फॉर्म में हो गया, न्यूट्रल हो गया और Cu2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगा, Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगा। और आपको पता है Cl2 क्या है, आपकी गैस है। ओके, तो यहाँ पर को क्या हुआ आप देख सकते हैं। पहले ये बताओ यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, आप खुद ही देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसे आप बोलते हैं रिडक्शन। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, आपको इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन। तो तब आप बोलेंगे कि ये जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है
इसको इसमें क्या हुआ, इसमें आपकी ऑक्सीडेशन हुआ और आपको पता है ऑक्सीडेशन की वजह से मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उसे आप क्या बोलते हैं, एनोड। अब आप इसे टर्म देंगे कि ये है आपका एनोड। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, जब हमने ऊपर पढ़ा था मतलब जब हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, वहां पर एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज नहीं था। तो इसीलिए आप अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज करके याद करेंगे तो आप मिस्टेक करेंगे। तो आपने क्या ध्यान पर रखना है कि कौन सी रिएक्शन किस इलेक्ट्रोड में हो रही है। अगर इलेक्ट्रोड में आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो आप उसे नेगेटिव एनोड बोलो, चाहे वहां पर इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर नेगेटिवली चार्ज हो। समझ में आया? क्योंकि आपने ऊपर देखा था आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, जैसे मैं आपको दिखा भी दूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिवली टर्म है। देखो किसको आपने बोला, देखो ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा था, देखो यहाँ पर हुआ ना आपका ऑक्सीडेशन और आपने इसे एनोड बोला। अगर आप नेगेटिव टर्मिनल को एनोड बोलते हैं बोलेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा, आप इस टर्मिनल को एनोड बोलेंगे, जबकि एनोड कौन सा टर्मिनल है ये। तो आपने क्या ध्यान में रखना है कि कौन से टर्मिनल पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन हो रही तब आप एनोड बोलेंगे, अगर रिडक्शन हुआ तब आप कैथोड बोलेंगे। तो आप समझ में आया यहाँ पर ऑक्सीडेशन कैसे हुई, क्योंकि आपने Cl नेगेटिव आयन था आपके पास और Cl नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा था जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इसने बोला कि चलो हम तुम्हें अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये क्या बन गया, Cl2 गैस के फॉर्म में निकला और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई, तो उस टर्मिनल को हम बोलेंगे एनोड। ओके, सिमिलरली तीसरा केस क्या बोल रहा है, तीसरा केस ये बोल रहा है कि अगर आप कैथोड ना बोल के, अब मैं यहाँ पर बोलूं, अगर आप अपने नेगेटिव टर्मिनल को देखेंगे, क्या देखेंगे, एट नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल पे आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास है Na पॉजिटिव आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और ये इलेक्ट्रॉन तो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये दोनों एक दूसरे से तो अप्रोच कर रहे हैं, तो ये क्या बोलेंगे कि चलो हमारे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम तुमको थोड़े आयंस दे देते हैं। और तुमको थोड़े आयंस देंगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन होगी कि आप 2Na पॉजिटिव आयन लेंगे, ये दो पॉजिटिव आयन को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए क्या मांगेंगे, दो इलेक्ट्रॉन मांगेंगे। किससे, आपके इलेक्ट्रोड से जो कि आपका नेगेटिवली चार्ज है। तो क्या होगा, जैसे इसके पास दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये बैलेंस होके Na2 यानी कि सोडियम मेटल के फॉर्म में निकल जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पर को आपने क्या देखा कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। और ऐसी रिएक्शन जहां पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है उसे आप बोलते हैं रिडक्शन, और रिडक्शन को आप कौन सा टर्म देते हैं, कैथोड। ओके, तो आप बोलेंगे कि ये नेगेटिव टर्मिनल में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसको आप बोलेंगे ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है। इतनी चीज समझ में आई? तो देखो आपको ओवरऑल क्या देखने को मिला कि इस रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिला, आपको जो प्रोडक्ट मिला वो मिला Cl2 गैस मिली, और आपको सोडियम मेटल मिला, ये आपको क्या मिले, केमिकल प्रोडक्ट मिले। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पर लिखा है द नेट इफेक्ट ऑन द पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो मॉल्टन, जैसे आपके मॉल्टन NaCl था, आपका मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट था, जैसे आपने उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो यहाँ पर को क्या हुआ, आपको दो चीजें मिली, एक था आपका सोडियम एलिमेंट, उसके साथ साथ आपकी Cl2 गैस। तो ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, एक टाइप की इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिएक्शन होगी। कैसे, क्योंकि आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी लगाई, और इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से आपकी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई ना, केमिकल रिएक्शन, तभी तो आपको Cl2 गैस मिली, गैस तभी तो मिली, ये केमिकल कंपाउंड ही तो है, आपको Cl2 गैस मिली, सोडियम मेटल मिला। कैसे मिला, जब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाई। तो यही चीज तो बोला गया है कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगा के आपने केमिकल कंपाउंड जनरेट कर दिया। और कभी कभार आप केमिकल, मतलब इससे पहले वाले केस में आप क्या कर रहे थे, केमिकल एनर्जी लगा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाई और केमिकल कंपाउंड को जनरेट किया। बस यही चीज तो यहाँ पे डिस्कस करनी है, समझ में आया? तो ये तीन केस यहाँ पर को लिखिए और लास्ट में ये बता दीजिए और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया आपको? अब देखो इसके बाद लास्टली हम लोग क्या बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कहाँ कहाँ ये यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो ये बोल रहा है प्राइमरीली, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, सबसे पहली एप्लीकेशन आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की है कि इसका यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द वाटर। अगर आपने वाटर में, अगर आपने क्या है यहाँ पर को वाटर लिया होता है एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आपको कौन सी गैस देखने को मिलती है, जैसे आप यहाँ पर को Cl2 निकाल रहे हैं ना, वैसे ही वहां पर को आप ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस निकालते। तो अगर आपको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन कराना है तो आपका ये जो प्रोसेस है, ये जो आपकी सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेल की हेल्प से आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ओके, अगला, दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनी फ्रॉम ए बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से आप क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटलर्जी वाला प्रोसेस यहाँ पर को चल रहा है, तो इसके एक्सट्रैक्शन के लिए भी, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए भी ये प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है,
ये बोल रहा है अनदर नोटेबल एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो देखो इसकी ना अभी ये जो टॉपिक है हमने एक लिमिटेड लेवल पे पढ़ा है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इससे 10 स्लाइड बन जाएंगी, मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन भी अगर आप सेपरेट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, मेटलर्जी क्या होती है, तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर क्वेश्चन जो आता है वो शॉर्ट नोट में ही आता है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि इसका दूसरा एप्लीकेशन क्या, आप इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ अ नॉन फेरस मेटल इज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर आप नॉन फेरस मेटल्स के लिए अगर आप इलेक्ट्रोफाइनिंग कराएंगे तो यहाँ भी आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की यूज होगी। अगला बोल रहा है सच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर आल्सो यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉन विनिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन विनिंग प्रोसेस में भी आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का यूज करते हैं। अगला ये बोल रहा है इट कैन बी नोटेड दैट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ a highly purity copper, highly purity zinc and the highly purity aluminum is almost always done through the electrolytic cell। तो यहाँ पर को क्या है, अगर आपने प्रोडक्शन कराना है, जैसे हमने ऊपर बोला ना, ये आपके ओर्स रहते हैं ना, मेटलर्जी वाले यूनिट में आपने क्लास 12 में पढ़े होंगे, तो यहाँ से आप एल्यूमिनियम को निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, तो यहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, अगर वो आप प्योर फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं, पूरी प्योरिटी के साथ निकालना चाहते हैं एल्यूमिनियम को ही क्या, अगर आप दूसरे मेटल जैसे कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम इनको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इनके एक्सट्रैक्शन के लिए भी आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक सेल की भी यूज हो सकती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोसाइक्लिक सेल का क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या होता है, यूज होता है। समझ में आया? तो देखो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं भी बहुत थक गई हूँ बोल बोल के, तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। तो मटेरियल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहे। तो अगर मैं एक और बार बोल रही हूँ, अगर आपने अपना सिलेबस शेयर नहीं किया है तो आप कर दीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मेरे लेक्चर्स बनते हैं, ठीक है। तो अभी लेक्चर को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।